अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर इकराम आरिफ। जो आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है एलर्जी या एलर्जिक रिएक्शन। और दूसरे इसमें हम जो क्वेश्चन वो डिस्कस करेंगे वो ये है कि एलर्जी होती क्यों है, एलर्जी किन किन चीज़ों से होती है, और एलर्जी की टाइप्स कौन सी हैं, और एलर्जी की जो है ट्रीटमेंट क्या है, इलाज क्या है, और इसकी एहतियात क्या किया जाए ताकि एलर्जी से बचा जा सके। और दूसरा एक क्वेश्चन जो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है कि वैक्सीन से एलर्जी हो सकती है, कोई इंजेक्शन से भी एलर्जी हो सकती है, तो इसका भी मैं आपको इसके वीडियो के एंड में आंसर करूँगा। तो हम शुरू करते हैं, एलर्जी होती किस चीज़ से है। बेसिकली ये होता है कि एलर्जी किसी भी चीज़ से हो सकती है, ठीक है, उसकी डिफरेंट कॉजेज़ है, ठीक है, मतलब तो एलर्जिक रिएक्शन डिफरेंट चीज़ों से हो सकते हैं, ठीक है। वो वन बाय वन मैं आपसे डिस्कस करूँगा, ठीक है। उसमें एलर्जिक रिएक्शन है वो स्किन कंटेक्ट से भी हो सकते हैं, मतलब आप किसी चीज़ से डायरेक्ट स्किन कंटेक्ट कर रहे हैं उससे भी एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं। अब स्किन कंटेक्ट में कौन सी हो सकती है, पॉइजन प्लांट होते हैं, आपने देखा है कुछ पौधे होते हैं जिससे एलर्जी होती है कुछ लोगों को, ठीक है। पौधों को जैसे हाथ लगाते हैं तो फ़ौरन उनको एलर्जिक रिएक्शन या खारिश होना शुरू हो जाती है, ठीक है। और वो डायरेक्ट कंटेक्ट होता है, मतलब डायरेक्ट फ़ौरन आप टच करते हैं तो उससे वो आपको एलर्जी होना शुरू हो जाती है। उसके बाद जो होती है एनिमल स्क्रैचेस, किसी एनिमल के ऊपर हाथ लगाने से या कोई एनिमल को टच कर ले उससे भी आपको डायरेक्ट कंटेक्ट से आपको एलर्जी होना शुरू हो जाती है। उसमें बिल्ली हो गया, मतलब कुत्ता हो गया, मतलब डॉग कैट जो भी आप डिफरेंट जो भी पालतू जानवर आपने पाले हुए हैं, अगर वो उनके टच करने से भी आपको एलर्जी हो सकती है। तीसरे नंबर पे आ सकती है पोलन, ठीक है। पोलन उससे डायरेक्ट कंटेक्ट करने से पोलन, ठीक है, उससे आपको एलर्जी हो सकती है। इस्लामाबाद के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन है, जो पोलन रिलीज होते हैं उनके लोगों में ये बहुत ज़्यादा एलर्जी होना शुरू हो जाती है। दूसरे कुछ ग्लव्स होते हैं लेटेक्स, ये लेटेक्स से बनी चीज़ें जो भी पहनने से आपको उनसे भी एलर्जी हो सकती है, ठीक है। अब दूसरी फॉर्म आ जाती है इंजेक्टिबल, मतलब जैसे इंजेक्ट कर, मतलब कोई काटना होता है जिस डिफरेंट चीज़। अब उसमें ये होता है कि बी स्टिंग, जैसे कोई मक्खी काट दे या कोई भी कीड़ा मकोड़ा या कोई भी हशरात जो होता है उसके काटने से भी आपको एलर्जी फ़ौरन होती है, ठीक है। अब इसमें उसके बाद आ जाती है इंजेक्शन, मतलब उसको अंदर लेके जाने से, ठीक है। वो किन किन वजह से हो सकती है, उसमें टॉप हो सकता है किसी मेडिकेशन की वजह से होता है। ज़्यादातर आपने देखा कुछ मेडिसिन आप खा रहे होते हैं उसकी वजह से भी आपको एलर्जी होना शुरू हो जाती है। और दूसरी होती है आपको ये नट्स या शेल, ठीक है, इसके खाने से भी आपको एलर्जी हो सकती है। अब उनमें डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं खाने वाली, उसमें पुरानी चीज़, मतलब कोई पुरानी चीज़ पड़ी हुई हो, ठीक है, जो पिज़्ज़े वगैरह या किसी चीज़ डिफरेंट चीज़ वाली चीज़ें हैं उसमें भी पुरानी चीज़ होती है, उससे भी एलर्जी हो सकती है आपको। दही से भी कुछ लोगों को एलर्जी होती है, ठीक है। कुछ लोगों को चॉकलेट से एलर्जी होती है, वैसे अट्रैक्टिंग होती है चॉकलेट, पर कुछ लोगों को इससे भी एलर्जी होती है, ठीक है। कॉफ़ी से भी एलर्जी होती है, और सब्ज़ चाय से भी एलर्जी होती है। और कुछ डॉक्टर जो होते हैं, जैसे मैं भी रिकमेंड करता हूँ कि सब्ज़ चाय पिए, उसके अंदर नज़ला ज़ुकाम के अंदर रिकमेंड कर रहे होते हैं कि आपको एक कंफर्ट मिलता है उससे। पर ज़्यादातर लोगों को सब्ज़ चाय से भी एलर्जी होती है, उनको अगर सब्ज़ चाय से एलर्जी होती है उस चीज़ से अवॉइड करें। कुछ लोग अचार से एलर्जी होती है, ठीक है, टमाटर से एलर्जी हो सकती है, ठीक है, टमाटर और केचप से बनी हुई चीज़ों से उनसे भी एलर्जी हो सकती है। पालक से हो सकती है, ठीक है, और एक सिरके से भी लोगों को एलर्जी हो सकती है। मूंगफली से हो सकती है, या गंदम से बनी हुई रोटी होगी या गंदम से बनी हुई चीज़ें से भी कुछ लोगों की एलर्जी हो सकती है। और दूसरी जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस एक बीमारी होती है, उसमें वो गंदम नहीं खा सकते, ठीक है। उसमें तो वो डिफरेंट कंडीशन है, पर मैं आपको एज ए एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, ठीक है। सोयाबीन से भी कुछ लोगों की एलर्जी हो सकती है, ठीक है। तो ये और दूध से भी कुछ लोगों की एलर्जी होती है, ठीक है। ये डिफरेंट चीज़ें हैं जिनसे लोगों को एलर्जी हो सकती है, ठीक है। और चौथी हमारे पास फॉर्म आ जाती है इनहेलेशन, मतलब हम उसको हवा के ज़रिए अपने अंदर लेके जाते हैं, ठीक है। मतलब सांस के जब सांस लेते हैं उन्हें इनहेल करके जब आप सांस अंदर लेके जाते हैं, जो अपने आपके सांस के ज़रिए अंदर जाते हैं उससे भी एलर्जी होती है, ठीक है। उसमें पोलन होते हैं, दरख्तों से आपने देखा होगा कि पोलन उड़ रहे होते हैं, उसमें वो वाइट वाइट कलर के ना, तो उसमें आप जैसे इनहेल करते हैं उससे भी आपको एलर्जिक सीवियर एलर्जिक रिएक्शन आता है। उसमें फफूंदी हो सकती है, उससे भी आपको एलर्जी हो सकती है, ठीक है। एनिमल डेंडर या हेयर, ठीक है, आपने देखा होगा कुछ आप जो एनिमल है कैट या डॉग, उसके ऊपर हाथ फेरने से उसके बाल वगैरह आपके हाथ में आ जाते हैं, ठीक है, या उसको, ठीक है, या परिंदों के पर हो,
पर से आपको भी एलर्जी हो जाती है। कुछ लोगों ने परिंदे वगैरह रखे होते हैं, उससे भी एलर्जी हो जाती है। ठीक है, अब जो एलर्जी है वो आप कुछ लोगों को, अब देखें रोज़मर्रा ज़िंदगी में आपने सुना होगा, कोई कहता है मुझे डस्ट से एलर्जी है, ठीक है, मिट्टी से एलर्जी हो सकती है। और दूसरी होती है आपको, कुछ लोगों को पानी से एलर्जी होती है, ठीक है, कुछ लोगों को परफ्यूम से होती है। तो मतलब आपकी कोई भी कॉज हो सकती है जिसकी वजह से आपको एलर्जी हो सकती है, और जो कॉजेज़ मैंने आपसे डिस्कस करी हैं उनकी वजह से भी एलर्जी हो सकती है। अब जो एलर्जी की लामात है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एलर्जी की लामात कौन कौन सी होती है। और उसमें सबसे ज़्यादा देखा है कि आपने स्नीजिंग होती है, छींकें आना होती है, छींकें बहुत ज़्यादा आती हैं। एक दो बार छींक आ जाए तो उसका कोई नॉर्मल होती है, इसमें वो नहीं होता है, उसमें कंटिन्यूस आती रहती हैं, 6-7 छींकें इकट्ठी आएंगी। ठीक है, उसका मैं प्रॉपर हल भी बताऊंगा आपको एंड में कि उसको कैसे आपने ट्रीट करना है। अब दूसरी वजह हो सकती है नाक बंद या नाक बहना शुरू कर देता है। ठीक है, आपको मतलब आपको छींकें आना शुरू हुई, उसके बाद आपका नाक बहना शुरू हो गया, नाक बंद हो गया जुकाम की वजह से। तीसरी वजह होती है थकावट महसूस होती है आपको। ठीक है, चौथी होती है जिस्म में दर्द या सर में दर्द शदीद महसूस होता है। और आपने देखा होगा एलर्जी के बाद शदीद हेडेक होना शुरू हो जाता है आपको, तो वो भी एलर्जी की लामत के अंदर आता है। और आपके पास पांचवी वजह होती है जिस्म में सोजन होना शुरू हो जाती है। आपने देखा कोई भी आपको चीज़ काटती है या कोई भी चीज़ होती है तो उसमें आपकी काटने के बाद रेडनेस आती है। ठीक है, रेडनेस के बाद पेन होता है। ठीक है, और उसके बाद आपकी वो जगह स्वेल करना शुरू हो जाती है। एक नॉर्मल एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है, जो जैसे कोई बी स्टिंग या कोई चीज़ भी होती है तो उसके बाद ये लाजमी होता है। छठी चीज़ आ जाती है बेचैनी या परेशानी या चिड़चिड़ापन होना शुरू हो जाता है। आपने देखा कोई भी बीमारी है उसमें इंसान को चिड़चिड़ापन लाजमी होता है, तो वो भी हो सकता है। डिप्रेशन हो सकती है। ठीक है, और फीमेल में जो मेंस्ट्रुअल वो इरेगुलरिटीज़ हैं वो भी हो सकती हैं। ठीक है, आपको जो है एक चीज़ है दस्त या कब्ज़, आपको मोशन भी लग सकते हैं, कब्ज़ भी हो सकती है, ये दोनों कंडीशन आपको हो सकती है। ये मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो हम मतलब हम देख सकते हैं उसके अंदर, एलर्जी के अंदर चक्कर भी आ सकते हैं। ठीक है, आंखों में खारिश भी हो सकती है। अब इसमें जो टॉप आप सुनने को मिलती हैं, आप जो लोगों में जो कंप्लेन होती है वो होती है छींकें ज़्यादा आती हैं, नाक ज़्यादा बहता है या नाक बंद हो जाता है, थकावट होती है, जिस्म में दर्द होता है या सर में दर्द होता है या आंखों में खारिश होती है। ये ज़्यादातर जो है हम कंप्लेन सुनने को मिलती हैं, जो इलामात हमारे पास भी पेशेंट लेके आते हैं। अब उसमें हम डिस्कस कर लेते हैं कि एलर्जी होती कैसे है। ठीक है, जो बेसिकली हमारे जिस्म में हिस्टामिन है, एक नॉर्मल हार्मोन है। ठीक है, इसके फ़ायदे ये हैं कि नॉर्मल अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी के अंदर रखा हुआ है। ठीक है, ये हमें एक जागने की जो सलाहियत होती है, ब्रेन के अंदर एज ए न्यूरोट्रांसमीटर काम करता है। ठीक है, हमें जगा के रखता है। अगर ये हार्मोन ना होता तो हम हर वक्त ही सोए रहते। ठीक है, अब जो एंटी हिस्टामिन हम मेडिसिन देते हैं वो इसको हिस्टामिन को कम कर देती है, जिसकी वजह से हमें आपने देखा कि कुछ एंटी हिस्टामिन मेडिसिन होती है जिससे हमें बहुत ज़्यादा नींद आती है, हम कहते हैं सिडेटिव एज ए, कि उससे बहुत ज़्यादा नींद आना शुरू हो जाती है। अब हिस्टामिन जो है बेसिकली है एसेंशियल अमाइनो एसिड है, हिस्टिडीन। ठीक है, हिस्टिडीन से ही बनता है। ठीक है, उसमें जो डिकॉर्बोक्सिलेशन होती है, ये मेडिकल स्टूडेंट के लिए, उसमें हिस्टिडीन जो होता है एसेंशियल अमाइनो एसिड है, उससे हिस्टामिन बनता है उसकी डिकॉर्बोक्सिलेशन के बाद। ठीक है, जो हिस्टामिन है उसके बाद डाइमाइन ऑक्सीडेज जो एंजाइम है इस पर एक्ट करता है, जिसके बाद इमिडाजोल बनता है, इमिडाजोल एसिटिक एसिड बनता है। अब इसमें आपने देखा है कि ये जो है हिस्टामिन हिस्टिडीन से बना, ठीक है, उसके बाद इमिडाजोल में कन्वर्ट हो गया। मतलब अल्लाह ताला ने ये एक चीज़ रखी है कि एक चीज़ बनती है तो दोबारा टूटती है, टूट के फिर दोबारा वो बनना शुरू हो जाती है। एक होम्योस्टेसिस चलती रहती है, एक नॉर्मल साइकिल चलता रहता है ताकि एक ज़िंदगी नॉर्मल चीज़ें चलती रहें। इसको होम्योस्टेसिस कहते हैं। अब बेसिकली होती कैसी है, इसमें ये होता है कि आपकी जो हिस्टामिन है ये बेसिकली आपके जो है मास्ट सेल्स होते हैं उनके अंदर, जैसे एक पैकिंग के अंदर एक पैकेट के अंदर एक मौजूद होती है मास्ट सेल्स के अंदर। तो जैसे भी आपको कोई वो होता है कि इसमें रिएक्शन ये कुछ भी होता है तो इसमें ये होता है कि आपके जो मास्ट सेल्स हैं उनसे हिस्टामिन रिलीज होना शुरू हो जाती है, वो ब्लड के अंदर जाती है। जब ब्लड के अंदर जाती है तो उसमें हमें वो रिएक्शन देखने में आता है। इस तरह ही वैक्सीन में है, वैक्सीन जैसे भी लगती है, अगर कुछ लोग एलर्जिक होते हैं, ठीक है, तो उसमें ये होता है कि आपकी जो मास्ट सेल्स हैं उनसे हिस्टामिन रिलीज होना शुरू हो जाती है, ब्लड के अंदर जाती है तो हमें रिएक्शन आता है। और रिएक्शन हल्का फुल्का भी आ सकता है, शदीद भी आ सकता है। जो शदीद रिएक्शन है वो उसको कहते हैं एनाफिलैक्टिक शॉक।
एनाफिलेक्टिक शॉक। अब शॉक का मतलब भी आपने सुना होगा पहले, उसकी हम एक अलग वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे, एक अलग टॉपिक है। एनाफिलेक्टिक शॉक की अलामत क्या होती है? मरीज को सांस में तंगी होना महसूस होना शुरू हो जाती है। कुछ लोगों की ज़ुबान स्वेल कर जाती है। ये मैंने अपने वार्ड के अंदर पेशेंट के अंदर देखा भी है। कुछ मेडिसिन हम लगाते हैं तो उसके बाद फ़ौरन को पेशेंट को एनाफिलेक्टिक शॉक भी हो जाता है। तो उसमें हम सांस में तंगी भी हो जाती है, ज़ुबान में सूजन भी हो सकती है, कुछ लोग गिर भी जाते हैं, ब्लड प्रेशर भी लो हो जाता है। ये ज़्यादा इलामत है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, गिर जाते हैं, ठीक है, और ज़ुबान में सूजन हो जाती है, सांस में तंगी होती है। एनाफिलेक्टिक शॉक है, मतलब शदीद कंडीशन जो होती है उसकी एज ए रिज़ल्ट में आपको एलर्जिक में आपको मिलता है। अब जब एनाफिलेक्टिक शॉक हो जाए, आपने देखा है कि ये बड़ी सीरियस कंडीशन होती है, तो इसमें आम बंदे के लिए तो कुछ हॉस्पिटल में अगर नहीं पहुंच सकते तो उसमें होता है कि एपीपेन इंजेक्शन होता है, ठीक है। अब ये पाकिस्तान में तो इतना कॉमनली यूज़ नहीं हो रहा, इसमें आप हॉस्पिटल सेटिंग में ही ज़्यादातर आप एपिनेफ्रिन यूज़ करते हैं या एड्रेनालिन यूज़ करते हैं, ठीक है। उसका बनाने का डिफरेंट तरीका है। उसमें ये होता है कि आप एड्रेनालिन के इंजेक्शन लेते हैं, उसको 10 सीसी में डाइल्यूट करते हैं, उसमें से 1 सीसी फिर लेते हैं, फिर उसको 10 सीसी में डाइल्यूट करते हैं, फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता 15 मिनट के इंटरवल से आप उसको इंट्रामस्कुलरली लगाते रहते हैं। पर वो आपको हॉस्पिटल सेटिंग में ही होता है, ठीक है, आपने ये नहीं करना। एक होता है एपीपेन इंजेक्शन, ये बच्चों में होता है 0.15 मिलीग्राम का और बड़ों में होता है 0.3 मिलीग्राम का। ये आपके फ़ौरन, ये आपकी जो इंट्रामस्कुलर होता है, आपको इंजेक्ट किया जाता है, ये थाई के ऊपर। आप फ़ौरन आप खुद भी लगा सकते हैं, जब ऐसे आपको फील हो रहा हो, या कोई दूसरा भी आपको फ़ौरन लगा सकता है। ऐसे फ़ौरन लगा के आप इसको इंजेक्शन को अपने अंदर इंजेक्ट कर सकते हैं। एपीपेन इंजेक्शन, इसके एड्रेनालिन या एपिनेफ्रिन होती है, ठीक है। ये एनाफिलेक्टिक शॉक में आपको रिलीव करने में मदद देती है। और एक इसके बाद आ जाती है हमारे पास कौन सी चीज़ें हैं जो आपको एलर्जी से बचा सकती हैं। अब इसमें कुछ आपकी डाइटरी चीज़ें भी हैं जो आपको एलर्जी से बचा सकती हैं। उसमें ताज़ा गोश्त है, ठीक है, वो आपको एलर्जी से बचा सकता है। कैन फूड नहीं कह रहा मैं आपको, ताज़ा गोश्त कह रहा हूँ, वो आपको एलर्जी से बचा सकता है। मछली आपको बचा सकती है। अब इसमें कुछ वेरी भी करेगा, कुछ लोगों को मछली से भी एलर्जी होती है, ठीक है। और ज़्यादातर मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो आपके कुछ आपको फ़ायदा दे सकती हैं, ठीक है। उसमें ताज़ा गोश्त आ गया, मछली होगी, अंडे हो गए। कुछ लोगों को अंडे से भी, ठीक है, एलर्जी होती है। जो उसका वाइट होता है, ठीक है, उससे एलर्जी होती है ज़्यादातर। यॉक से नहीं होती, ज़्यादातर वाइट वाला जो हिस्सा होता है उससे ज़्यादा एलर्जी होती है, ठीक है। जो खट्टी चीज़ें नहीं होती उनसे भी, जो खट्टी जो फल नहीं होते उनसे भी एलर्जी ज़्यादातर नहीं होती, वो भी आप खा सकते हैं, ठीक है। जैतून का तेल, ये एज एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। आजकल थोड़ा महंगा है, इसकी वजह से ये है कि आप फिर भी यूज़ करें तो बहुत अफादियत है, बहुत अच्छा है आम कुकिंग ऑयल की निस्बत। सुर्ख रंग के फल जैसे एप्पल हो गया, या कोई भी सुर्ख रंग का फल है, वो भी ज़्यादा इफेक्टिव है, वो भी आपको एलर्जी से प्रिवेंशन में मदद दे सकते हैं, ठीक है। अब इसकी ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं। अब ट्रीटमेंट ज़्यादा लोग मेरे से पूछते भी हैं, मेडिसिन भी आते हैं, कोई लोग इंजेक्शन लगवा लिए, गोली खा ली, फिर दोबारा हो गया, एहतियात नहीं कर रहे होते। उसमें होता है कि आपसे सबसे पहले ये है कि आपने मेडिकेशन में अगर आपको फ़ौरन स्नीजिंग होना शुरू हो जाए या छींके आना शुरू हो जाए, 4-5 फ़ौरन आए, तो आप फ़ौरन मेडिकेशन लें। उसमें एंटी कैस्टीन, ठीक है, उसमें कोई भी सेडिल न्यू एंटीआल, कोई डिफरेंट टैबलेट्स आ रही हैं। उसमें सिट्रीजिन साल्ट होता है, सिट्रीजिन 10 mg वो ले सकते हैं आपके, ठीक है। ये ठीक है, जो ज़्यादातर ये टैबलेट है इसमें नींद होती है, ठीक है। और एक एब्सटीन होती है, एब्सटीन में ज़्यादातर नींद नहीं है, वो हम उन पेशेंट में देते हैं जिनमें मतलब हम वो कह रहे थे बार बार एलर्जिक मेडिसिन से नींद आती है, फिर हम उनको वो कैसे एब्सटीन दे देते हैं, ठीक। और इसके अभी ये आ रहा है, कुछ लोग जैसे नहाने से, कुछ लोग पानी से एलर्जी होती है, नहाने जैसे नहा के आते हैं फ़ौरन उनको छींके आना शुरू हो जाती हैं, ठीक है, जुकाम होना शुरू हो जाता है। उसका ये एहतियात है कि जैसे भी नहा के निकले आप फ़ौरन एक टैबलेट ले लें, ठीक है। और कुछ लोगों को फूड से है, कोई भी चीज़ है, एलर्जी है, आपको जैसे ही फ़ौरन आने लगे, आपको इलामत आने लगे, आप फ़ौरन टैबलेट लेंगे तो उसका असर आएगा। अगर एक बार कंटिन्यू हो गया फिर उसने अपना टाइम थोड़ा सा, उसको ड्यूरेशन कवर होने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। दूसरा होता है कि अगर किसी को सर में दर्द हो रहा है, थकावट हो रही है, तो उसके लिए पैनाडोल भी यूज़ कर सकता है, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन लोग पूछते हैं, हमने इस्लामाबाद में जैसे वैक्सीनेशन लग रही है, वो वैक्सीन लगवाई है, उससे असर नहीं हुआ। उसमें ये होता है कि आपके जो मास्ट सेल्स के रिसेप्टर्स होते हैं या आपके जो रिसेप्टर्स होते हैं ना एलर्जिक के, उसको वो डिसेंसिटाइज कर देते हैं, मतलब उस पर एक्ट नहीं करता, उसकी सलाहियत कम कर देते हैं ताकि एलर्जी कम हो।
इसका 50% लोगों में फ़ायदा देखा गया है, मतलब फ़ायदा भी देखा है, कुछ लोगों की एलर्जी ख़त्म भी हुई, कुछ लोगों की एलर्जी नहीं ख़त्म हुई उससे। तो दूसरी एहतियात ये है कि आप अगर आपकी चाहते हैं तो आप वैक्सीनेशन भी करवा सकते हैं। अब तीसरी ये है कि आप मास्क लगाएं। जैसे सुबह डस्टिंग का जो टाइम होता है, जिन लोगों को डस्ट से एलर्जी होती है, सुबह के टाइम ये 6 बजे या शाम के 6 बजे, जब सुबह के टाइम डस्टिंग हो रही है तो शाम के टाइम होता है, दिन ढलने का टाइम होता है, उसमें हम अस्थमा वाले पेशेंट को भी कहते हैं कि मास्क का यूज़ करें, ठीक है, ताकि आपको ट्रिगर ना आए। और दूसरा ये हो सकता है कि आपके जो जो फूड्स या जो भी अगर आपने घर में परिंदे वगैरह रखे हैं उनसे अवॉइड करें या मास्क का इस्तेमाल करें, ठीक है। और जो जो चीज़ें आप मतलब खुराक में, ठीक है, और डिफरेंट चीज़ें हैं उनसे आप अवॉइड करके अपनी एलर्जी को कम कर सकते हैं। अब इसकी ये सारी इसकी एहतियात है और इलाज है। एलर्जी के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।